हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 28 अक्टूबर 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली जो मेन हेडिंग है वो है 2014 तारीख नहीं, एक बदलाव का युग। ये स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को जो 2014 से पहले की यूपीए गवर्नमेंट थी उसको टारगेट किया उन्होंने, और बोला कि जो यूपीए गवर्नमेंट थी उन्होंने 10 से 12 साल पुराने ढर्रे को ही अपनाया और ऐसा कोई विकास नहीं किया जिससे भारत की छवि को और बेहतर बनाया जा सके। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण के उद्घाटन अवसर पर ये सारी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोली हैं। और उन्होंने बोला कि हैंग मोड में आप फोन के स्क्रीन को चाहे कितना भी स्वाइप कर लें, चाहे जितने भी बटन दबा लें, उसका असर नहीं होगा। यानी कि जब आप एरोप्लेन मोड पे फ़ोन कर लेते हैं तो आप किसी को भी कॉल नहीं कर सकते हैं, नेट यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर यूपीए गवर्नमेंट थी। इसी तरह यूपीए सरकार में हालात इतने बिगड़ चुके थे कि रीस्टार्ट करने का कोई भी फ़ायदा नहीं था, बैटरी बदलने का भी कोई फ़ायदा नहीं था। वर्ष 2014 में लोगों को एक अवसर मिला ताकि वो अपने वोट का सही इस्तेमाल कर सकें, सरकार बदल सकें, स्थिति बदल सकें, अपने जीवन को बेहतर बनाने की तरफ आगे बढ़ सकें। इन सब बातों को यहाँ पर टारगेट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला कि जिस तरीके से यूपीए गवर्नमेंट में घोटाले हुए, चाहे वो कोयला घोटाला हो या फिर 2G घोटाला या फिर जो खेलों को लेकर घोटाला हुआ था, ये सारे उन्होंने स्कैम यहाँ पर गिनाए और बोले कि लोग इससे त्रस्त हो चुके थे और वो बदलाव चाहते थे। और वो मौका मिला उन्हें 2014 में, जिसमें उन्होंने बदलाव को अपनाया। उस बदलाव का लाभ लोगों को मिला और 2019 में फिर से लोगों ने भाजपा सरकार को यानी कि एनडीए गवर्नमेंट को बहुमत दिया ताकि वो इस देश को और विकास की तरफ लेकर जाएं। और अब आने वाला जो ये 2024 है उस पर भी लोग भाजपा को ही वोट करेंगे, क्योंकि वो विकास को चुन चुके हैं और आगे भी विकास चाहते हैं। ये सारी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कही हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि जम्मू में सुबह तक गिरते रहे गोले, पाकिस्तान को भी भारी नुकसान। कल की हमने न्यूज़ में डिस्कस किया था कि 5 आतंकवादियों को कवर फायरिंग करके पाकिस्तान सीमा पार करवा रहा था, यानी कि भारत की तरफ भेज रहा था। उनको टारगेट किया गया, उन पर अटैक किया गया इंडियन आर्मी द्वारा और उन्हें मार गिराया गया। इसकी खुन्नस में या फिर उसका बदला लेते हुए पाकिस्तान ने गोलाबारी शुरू कर दी। और एक गांव था अरनिया जो कि सीमा से 3 किलोमीटर अंदर है, उस गांव को टारगेट किया गया, गोलाबारी की गई। हालांकि वहां से लोगों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचा दिया गया है, सेना के बंकरों में पहुंचा दिया गया है और अभी भी वहां पर गोलाबारी जारी है और रात भर पाकिस्तान की तरफ से इसमें गोलाबारी की गई है। भारतीय सेना ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया, उनको भी क्षति हुई है, पाकिस्तान को भी, क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया होना लाजमी है और ज़रूरी भी होता है। भारत जो कि अहिंसावादी राष्ट्र के रूप में जाना जाता है, लेकिन अगर कोई हिंसा का रास्ता अपनाकर भारत को टारगेट करेगा तो भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि राशन वितरण घोटाले में बंगाल के जो मंत्री हैं ज्योति प्रिय, वो गिरफ्तार हो गए हैं। ईडी ने बंगाल के करोड़ों रुपए के राशन वितरण घोटाले में 18 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद शुक्रवार को वन मंत्री व पूर्व खाद्य मंत्री ज्योति प्रिय मलिक को गिरफ्तार कर लिया है। मंत्री को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय एजेंसी ने गुरुवार को मलिक के परिसरों की तलाशी ली। ईडी ने यह छापेमारी राशन वितरण घोटाले में दर्ज 3 एफआईआर के आधार पर की है। गिरफ्तारी के बाद मलिक ने कहा कि मैं साजिश का शिकार हुआ हूं, सब नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी व भाजपा का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। चीन के पूर्व प्रधानमंत्री ली कचियांग का हार्ट अटैक से निधन। चीन के पूर्व प्रधानमंत्री ली कचियांग का हार्ट अटैक से निधन हो गया है। वे 68 वर्ष के थे, 68 साल के थे। इस समय कचियांग को राष्ट्रपति शी जिनपिंग के विरुद्ध प्रबल दावेदार माना जाता था। मार्च 2013 से प्रधानमंत्री रहे कचियांग को इसी वर्ष 11 मार्च को पद से हटा दिया गया था। जो सरकारी अखबार है चाइना का चाइना डेली के अनुसार कचियांग को गुरुवार को दिल का दौरा पड़ा था। उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन देर रात 12:10 में उन्होंने अंतिम सांस
ली है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। कतर से भारतीयों की रिहाई के लिए हर संभव कोशिश करेगी सरकार। तो कतर में मौत की सजा पाए 8 भारतीयों की स्वदेश वापसी के लिए सरकार लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयार है। भाजपा ने कहा है कि इस संबंध में विदेश मंत्रालय ने कोशिश भी शुरू कर दी है। साथ ही पार्टी ने विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस के घटक दलों पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें भ्रष्टाचार के नए आइडिया पैदा करने वाला इंडस्ट्री करार दिया है। भाजपा ने INDIA का नया नामांकन करते हुए उसे इंडियन नोटोरियस डकैत ऑफ इंडिया एसोसिएशन बताया है। कतर में मौत की सजा पाए 8 भारतीयों के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में भाजपा प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा कि भारत सरकार उनकी सुरक्षित वापसी के लिए हर संभव प्रयास करेगी और उसके लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने को भी तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार पहले ही इस मुद्दे पर अपनी स्थिति साफ कर चुकी है कि अदालत के आदेश से वे हतप्रत हैं। उनके अनुसार अदालत के फैसले के विरुद्ध अपील की लंबी कानूनी प्रक्रिया अभी बाकी है और सरकार इस पर कार्य कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय अदालत भी है और उन्हें लगता है कि भारत सरकार अपना पक्ष रखेगी और उन्हें वापस लाने में सफल होगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप डी के CET का पेपर लीक हो गया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी ग्रुप डी के कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि CET का 21 और 22 अक्टूबर का पेपर लीक हो गया है। इसका पता तब चला जब गिरोह के सदस्य परीक्षार्थियों को दूसरी पाली में परीक्षा दिलाने के लिए दिल्ली से हरियाणा ले जाने वाले थे। पुलिस ने रोहतक के सांपला निवासी कपिल व चिड़ी गांव निवासी वेदपाल को गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा पुलिस के एक कांस्टेबल रॉबिन की संलिप्तता सामने आ रही है। पुलिस ने आरोपितों से परीक्षार्थियों के बैग, परीक्षा पास कराने के लिए ली गई अग्रिम राशि के चेक, मोबाइल और अन्य सामान बरामद किए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि होमगार्ड बनाकर 10,000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की बचाई जाएगी नौकरी। देखिए, नौकरी गंवाने वाले 10,000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को होमगार्ड बनाकर उनकी आजीविका बचाई जाएगी। दिल्ली सरकार ने दावा किया है कि इसके लिए CM अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को दिल्ली के गृह मंत्री कैलाश गहलोत को पत्र लिखकर सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को होमगार्ड के रूप में तैनात करने के लिए योजना तैयार करने का आदेश दिए हैं। साथ ही CM ने CDV को होमगार्ड के रूप में नियुक्त करने के लिए LGV सक्सेना को प्रस्ताव भी भेजा है। उधर राजनिवास ने सरकार के बयान का खंडन करते हुए कहा कि LGV सक्सेना ने सभी मौजूदा CDV की सेवाओं को 1 नवंबर से समाप्त करने के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राजनिवास ने कहा कि CDV की अवैध भर्ती को समाप्त करने के CM के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए सक्सेना ने उनके आजीविका संबंधी विषय पर चिंता जताई है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। जलवायु परिवर्तन के असर से बढ़ी नमी ने बिजली की मांग में की वृद्धि। जलवायु परिवर्तन के कारण जो वर्षा के स्वरूप में आ रहे बदलाव से दिल्ली की नमी में वृद्धि हुई है, जिससे असहजता बढ़ रही है। यह बात अलग है कि 2011 के बाद से महानगर के तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ है। यह बात एक नए अध्ययन में सामने आई है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के अध्ययन से पता चलता है कि दिल्ली की नमी में वृद्धि के कारण हीट इंडेक्स में वृद्धि से शहर में बिजली की मांग बढ़ी है। ताप सूचकांक इसका माप होता है कि जब नमी की हवा के वास्तविक तापमान के साथ जोड़ा जाता है तो मानव शरीर को कितनी गर्मी महसूस होती है। उच्च गर्मी और नमी का संयोजन मानव शरीर के मुख्य शीतलन तंत्र पसीने को प्रभावित कर सकता है। त्वचा से पसीने का वाष्पीकरण हमारे शरीर को ठंडा करता है। नमी का उच्च स्तर पर इस प्राकृतिक शीतलन तंत्र को सीमित करता है। नतीजा, लोग ताप, तनाव और बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं और बहुत कम तापमान पर भी इसके परिणाम घातक हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। आपराधिक कानूनों के स्थान पर नए बिल जल्द होंगे पारित। गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि IPC, CRPC और साक्ष्य अधिनियम की जगह लेने वाले 3 नए विधेयक
जल्द ही संसद से पारित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। अब हमें इससे भी आगे बढ़ना होगा। अब हमें आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की रणनीति और जीरो टॉलरेंस की कार्रवाई अपनानी होगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी में आईपीएस प्रशिक्षकों की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करने के बाद शाह ने कहा कि भारत अंग्रेजों के शासन के दौरान बनाए गए आपराधिक कानूनों को खत्म कर रहा है और नए विश्वास और उम्मीदों के साथ नए युग में प्रवेश कर रहा है। गृह मंत्री ने कहा कि हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली ब्रिटिश काल में 1850 के आसपास बने 3 कानूनों सीआरपीसी, आईपीसी और साक्ष्य अधिनियम पर आधारित है। सरकार ने तीनों कानूनों में आमूल चूक परिवर्तन किए हैं और उनकी जगह लेने के लिए 3 विधेयकों को संसद के सामने रखा है। शहरी परिवहन में सुधार के लिए हमारी दिशा सही। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि तेजी से बढ़ते शहरीकरण के चुनौतीपूर्ण दौर में शहरी परिवहन को लेकर हमारे जो नीतिगत स्तर है उस पर सही दृष्टिकोण अपनाया है, पर हमें तात्कालिकता के आधार पर कहीं अधिक तेजी से काम करने की आवश्यकता है। इसके लिए बड़े पैमाने पर योजनाएं बनानी होंगी। 16वें अर्बन मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र में पुरी ने कहा कि तात्कालिकता की जरूरत इसलिए है क्योंकि 2014 से पहले या तो शहरी परिवहन की बुनियादी समस्याओं को स्वीकार करने से इनकार किया गया या उनकी अनदेखी की गई। छोटे और मध्यम श्रेणी के शहरों में परिवर्तन का ढांचा मुख्य रूप से असंगठित प्रणाली पर टिका है, लेकिन यह पूरी तरह खराब नहीं है। मेट्रो, रैपिड रेल, ट्रेन और ई बसों के साथ नई चुनौतियों का सामना करने का काम भी शुरू कर दिया गया है। पुरी ने कहा कि आज स्थिति यह है कि 1 करोड़ रुपए लोग मेट्रो में रोज सफ़र कर रहे हैं, यानी कि 1 करोड़ रुपए का यानी कि खर्चा आता है। केवल इसलिए नहीं बढ़ रही है क्योंकि नई नई लाइनें स्थापित हो रही हैं, बल्कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लास्ट माइल कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है। अगर सार्वजनिक परिवहन का ढांचा सशक्त, भरोसेमंद और किफ़ायती रूप में लोगों के पास होगा तो लोग निजी वाहन से शहर के भीतर या शहर से दूसरे शहर में क्यों सफ़र करेंगे। शहरों में लोगों की सुविधा के साथ समस्या बनकर भी उभरे ई रिक्शा के नियम और उनकी मनमानी पर अंकुश लगाने के सवाल पर पुरी ने कहा कि दिल्ली में ई रिक्शा के संदर्भ में जो नज़र आता है वही स्थिति पूरे देश में भी है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं, जो है बिजनेस पेज से। मोबाइल नेटवर्क करेगा सेंसर का काम। देखिए, आप अपनी गाड़ी से पहाड़ या जंगल के रास्ते गुजर रहे हैं तो आगे की सड़क पर हाथी बैठा है या कोई जंगली जानवर सड़क पर आ गया है, इसकी जानकारी आपको उस स्थान पर पहुंचने से पहले मिल जाएगी। 6G सेंसर टेक्नोलॉजी के जरिए यह संभव होने जा रहा है। 6G सेंसर टेक्नोलॉजी को कई टेलीकॉम कंपनियां विकसित कर चुकी हैं। इसकी मदद से न केवल खतरे की चेतावनी पहले मिल जाएगी, बल्कि किसी भी व्यक्ति से लेकर बस, ट्रक, कार तक की लोकेशन को भी आसानी से जान सकेंगे। अपराधियों को पकड़ने में 6G सेंसर टेक्नोलॉजी से बड़ी मदद मिलेगी। शुक्रवार को इंडिया मोबाइल कांग्रेस में नोकिया व एरिक्सन ने 6G सेंसर टेक्नोलॉजी प्रदर्शित की, जिसे देखने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए थे। नोकिया की R&D निदेशक पोनी कृष्णमूर्ति ने बताया कि 6G सेंसर टेक्नोलॉजी के तहत सभी नेटवर्क सेंसर का काम करेंगे। यह सेंसर पियानो की तरह बजने का काम करेगा। दुर्गम इलाकों को जोड़ेगा सैटेलाइट इंटरनेट। रिलायंस जियो ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा के लिए जियो स्पेस फाइबर नामक टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया। जियो स्पेस फाइबर टेक्नोलॉजी बेस्ड गीगा फाइबर टेक्नोलॉजी है जो उन दुर्गम इलाकों को जोड़ेगी जहां फाइबर केबल से इंटरनेट पहुंचना मुमकिन नहीं है। यह सेवा किफ़ायती कीमतों पर उपलब्ध होगी। भारत के 4 दूरस्थ स्थान जियो स्पेस फाइबर से जुड़ चुके हैं, जिनमें गुजरात का गिर नेशनल पार्क, छत्तीसगढ़ का कोरबा, उड़ीसा का नवरंगपुर और असम का ONGC जोरहाट शामिल है। नेक्स्ट पेज है इंटरनेशनल पेज। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय व वैश्विक मुद्दों से जिम्मेदारी से निपटने पर अमेरिका चीन ने किया मंथन।
अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच शुक्रवार को वाशिंगटन डीसी में मुलाकात हुई। अमेरिका और चीन के बीच तनातनी के बीच यह मुकाबला द्विपक्षीय बातचीत को बढ़ावा देने के लिहाज से अहम है। दक्षिण चीन सागर को लेकर चल रहे विवाद के अलावा इजराइल पर हमास का हमला और रूस यूक्रेन युद्ध तक चीन और अमेरिका के बीच मतभेद है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि बैठक में दोनों नेताओं का फोकस द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों से जिम्मेदारी से निपटने पर रहा है। साथ ही उन क्षेत्रों की पहचान करने की कोशिश की गई जहां दोनों देश सहयोग कर सकते हैं। दोनों नेताओं के बीच लगभग आधे घंटे तक कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। अमेरिका ने चीन के पूर्व प्रधानमंत्री ली केक्यांग के निधन पर दुख भी जताया। इससे पहले जून में एंटनी ब्लिंकन ने बीजिंग का दौरा किया था। इस अवसर पर वांग ने अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन से भी मुलाकात की है। पूर्व भारतीय राजनयिक की अध्यक्षता में यूएन ने बनाया एआई सलाहकार पैनल। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक पूर्व भारतीय राजनयिक की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय सलाहकार पैनल गठित किया है। प्रौद्योगिकी पर महासचिव गुतरेस के दूत अमनदीप सिंह गिल पैनल की अगुवाई करेंगे। भारतीय विदेश सेवा के पूर्व अधिकारी गिल जिनेवा में निशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में स्थायी प्रतिनिधित्व हैं। इससे पूर्व गिल ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट स्टडीज़ जिनेवा में इंटरनेशनल डिजिटल हेल्थ एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च कोलैबोरेटिव्स प्रोडक्ट्स के सीईओ भी हैं। गुतरेस ने गुरुवार को एआई की संभावनाओं का उदाहरण देते हुए कहा कि एक एआई ऐप ने उन्हें चीनी भाषा में भाषण देते हुए देखने का वास्तविक अनुभव दिया। इस तथ्य के बावजूद कि मैं चीनी नहीं बोल पाता हूं और होठों की हरकत बिल्कुल वैसी ही थी जैसे मैं कह रहा था। अमेरिका दक्षिण कोरिया हमास जैसे हमले से मुकाबला कर रहे अभ्यास। दक्षिण कोरिया और अमेरिका की सेनाएं उत्तर कोरिया की ओर से हमास जैसे हमले का मुकाबला करने के लिए संयुक्त अभ्यास कर रहे हैं। दक्षिण कोरियाई सेना ने गुरुवार को कहा कि दोनों सेनाएं नियमित रूप से अभ्यास करती हैं, लेकिन 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के बाद यह अभ्यास किया जा रहा है। हमास के हमले ने दक्षिण कोरिया में सुरक्षा को लेकर बेचैनी बढ़ा दी है। 3 दिन तक चलने वाला यह अभ्यास गुरुवार को शुरू हुआ है। इस अभ्यास में दक्षिण कोरिया और अमेरिका के 5400 सैनिक शामिल हैं। तो ये आज का 28 नवंबर 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।